Now let's see how PCl5 molecule is different from the others that we have studied till now. So for that I have tried to make this trigonal for you. I hope that it's visible to everyone. What I have done is P at the center and we have got 3 Cl bonds. तो ये क्या है, ट्राइगोनल है, and all these bonds they lie in the same plane, right? तो अब आप देख सकते हो एक बार कि हर एक बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री. सो इसको मैंने इस फॉर्म में रख दिया, राइट? एंड व्हाट वी हैव गॉट इज वी हैव गॉट 2 bonds अप एंड डाउन. आई विल जस्ट ट्राई टू मेक इट मोर क्लियर. नाउ ये फॉस्फोरस है और इस फॉस्फोरस से एक बॉन्ड जा रहा है ऊपर, राइट? और यहाँ पे टिप पे क्या है, अनदर क्लोरीन एटम, right? So this way, and at the same time it has got 1 bond more at the bottom. So I hope it's clear to you now. तो ये कैसा फॉर्म हो गया, somewhat this way. Difficult to hold all these things together. ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पे है और एग्जैक्टली ऐसा ही बॉन्ड एक नीचे है, लेकिन इमेजिन करना दोनों बॉन्ड्स की ऊपर नीचे वालों की लेंथ जो है वो सेम है. नाउ व्हाट यू कैन सी, मैंने 90 डिग्री और 120 डिग्री आपको किस किस के पीछे बताया है. जो एक से प्लेन में लाई करें, दे हैव 120. नाउ कैन यू सी, इफ आई टॉक अबाउट दिस बॉन्ड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पेन, कैन यू फाइंड आउट द बॉन्ड एंगल बिटवीन दिस एंड दिस. कितना आ रहा है, 90 डिग्री. दिख रहा है सबको, 90 डिग्री. अगर आपको देखो तो ये जो बॉन्ड मैंने बनाया है, इस बॉन्ड में ये जो मैंने इक्वेटोरियल बॉन्ड फर्स्ट ये इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाया है, और ये जो मैंने एक्सियल बॉन्ड यहाँ पे है, कितने का एंगल आ रहा है, 90 डिग्री का. और इस पर कितने बॉन्ड्स हैं इस प्लेन में, 3 बॉन्ड्स हैं. यानी कि एक ये जो मेरा एक्सियल बॉन्ड है वो कितने के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के साथ. और कितने एंगल पे इंटरेक्ट कर रहा है, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. और यही एक्सियल बॉन्ड नीचे वाले एक्सियल बॉन्ड से कितने एंगल पर लाई करता है. नाउ आई थिंक आई हैव डन बेटर, राइट? कितने पे लाई कर रहा है, इसके और इसके बीच का एंगल बताओ, 180 डिग्री. सो दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर PCl5. ये भी इतना ही है जितना ये पेन है, राइट? सो यू कैन इमेजिन 2 पेन्स अप एंड डाउन. सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 बेसिकली. सो यू कैन इजीली सी 120 इक्वेटोरियल पे है और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री का जो है वो एंगल बनेगा, राइट? नाउ सो दिस इज 120 ईच, 120 each and 120 each, and up and down are the axial bond. Now the question is why the axial bond is having a larger or the longer bond length as compared to the equatorial bond, or why the PCl5 molecule is highly unstable. तो आंसर क्या है, अगर मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट PCPR थ्योरी में बताया था दैट मोर इज द एंगल लेसर विल बी द रिपल्शन. तो अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल की, तो हम ये ट्राई करने की देखने की कोशिश करेंगे बच्चों कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं उन पे कितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, कितने एंगल पे लग रहा है, और वही एक्सियल बॉन्ड जो है उन पे कितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और कितने कितने एंगल्स पे लग रहा है, राइट? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले इस एक्सियल बॉन्ड को ले लिया. सो व्हाट आई सी दैट दिस पर्टिकुलर एक्सियल बॉन्ड, वन बॉन्ड, इट एक्सपीरियंसेस 4 रिपल्सिव फोर्सेस बाय द 4 बॉन्ड्स. इन तीनों से जो कि सेम प्लेन पे लाई करते हैं, ये वाला एक्सपीरियंस करता है रिपल्शन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. यानी कि 3 होंगे 90 डिग्री पर रिपल्शंस. क्लियर है? दिस एक्सियल बॉन्ड एक्सपीरियंसेस 90 डिग्री रिपल्शन by the 3 equatorial bond, and at the same time 1 repulsive force from the other axial bond at an angle of 180 degree. भाई नीचे भी तो एक बॉन्ड है, तो एक repulsive force कर रहा है 180 डिग्री. ठीक है. Now let's talk about the equatorial bond. एक पर्टिकुलर इक्वेटोरियल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो दिस इक्वेटोरियल बॉन्ड इज एक्सपीरियंसिंग हाउ मेनी टाइप ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस. एक कितना एक्सपीरियंस कर रहा है रिपल्सिव, एक इसके साथ 120, दूसरे के साथ भी 120, राइट? तो यानी कि 2 एंगल्स पे होगा इसका 120 डिग्री ईच, यानी कि 120 एंड 120. क्लियर है? एंड मैं एक ही बॉन्ड की बात कर रही हूँ अभी, और एक ही 2 ये कर रहा है 90 डिग्री पर. कैसे? ये वाला पर्टिकुलर बॉन्ड इस वाले बॉन्ड से 90 डिग्री पर है, और एग्जैक्टली क्योंकि ये जो लाइन है आपकी 90, ये आपकी एक बॉन्ड शो कर रहा है ये पेपर, ठीक है? और वैसा ही ये 90 डिग्री पर एक्सपीरियंस करेगा नीचे वाले एक्सियल से. यानी कि एक इक्वेटोरियल बॉन्ड 2 रिपल्सिव फोर्सेस एक्सपीरियंस करता है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो हमें लिखा 290 डिग्री के रिपल्सिव फोर्सेस. नाउ इग्नोरिंग द एंगल्स दैट आर लार्जर, because we already know larger is the angle, lesser is the repulsion. So I am not taking 120 and 180 degree.
I'm only concerned with the 90-degree angles. Now can you tell me, ये हमने किसने निकाला था? These were for the axial bonds. So we can see that axial bonds experiences much more repulsion than the equatorial bonds. As a result, to decrease this repulsion and to become more stable, these axial bonds they tend to become longer. अब आप कहोगे मैम लॉन्ग होने से क्या होगा? भाई उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. एक जगह पर एक्यूमुलेट होने पर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वहीं उसी को अगर मैं ज़्यादा एरिया में स्प्रेड कर दूँ तो डेंसिटी कम हो जाएगी, इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी. So in order to decrease this repulsion, the bonds become a bit longer so that the electron cloud can be evenly distributed to a larger area and thus it can become more stable. तो इसी रिपल्सिव फोर्स को कम करने के लिए जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा लॉन्ग कर लेते हैं. सो एंड दिस इज द ओनली रीजन व्हाई PCl5 मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, क्योंकि जो इसके एक्सियल बॉन्ड्स हैं दे बेसिकली जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ये क्लोरीन एटम इजीली ब्रेकअप हो जाते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो व्हाट वी आर गोइंग टू से इन PCl5 मॉलिक्यूल देयर आर 5 electron pair around the central atom, that is phosphorus, thus making the geometry of the molecule as trigonal bipyramidal with a bond angle of 90 degree and 120 degree. In this particular molecule we have got two types of bonds depending on their position. The one that lie in the same plane are known as the equatorial bonds, whereas the bonds that lie up and below this plane are known as the axial bond. The axial bonds tends to be a bit longer as compared to the equatorial bond because the axial bond experiences much more repulsion from the equatorial bond and thus to decrease this repulsion they tends to become a bit longer. So I hope this molecule geometry is clear to you. Now coming to the next molecule and that is the SF6 molecule. So again we are going to find out the same thing. The central atom is sulfur with the atomic number is 16 and in the outer motion, which is the outer motion again I am going to tell you ताकि आप लोगों को याद रहे, गलती ना करें. Find out the highest numerical value that will give you the value of n. तो n की वैल्यू 1 2 3 3 में से कौन सी होगी? 1 2 3 में से 3 वाली होगी. It means all the electrons that belong to n is equal to 3 shall be counted. So how many electrons can you see in n is equal to 3? 2 of S and 4 of P. So total how many? 4 plus 2, that is 6. I hope you already know that the number that is written upwards that denotes the number of electrons. P represent the subshell and this represent the principal shell. So we are counting ये वाले number count करेंगे. 4 plus 2 6 electrons. So again I am going to make the central atom. Now क्या कर रहे हैं? First of all we are going to find out the number of electron pair around the central atom. अगर मैंने आपको SF6 दे दिया, अब कैसे पता चलेगा इसकी ज्योमेट्री क्या है? Though you have learned the chart, but it is important to find out the number of electron pair first of all around the central atom. So उसके लिए ही ये प्रोसेस मैंने आपको बार बार बताया है. तो हम अभी मैंने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लिए. नाउ वो दूसरा एटम कौन सा है सल्फर के साथ? फ्लोरीन. हाउ मेनी एटम्स? 6 एटम्स ऑफ फ्लोरीन. सो इट मींस दैट ईच ऑफ द फ्लोरीन is going to get bonded with 1 electron and thus can you now count the number of electron pairs? First of all see how many bonding electron? एक bond ये बनेगा, एक bond ये बनेगा, this one then again 1 more, so 1 more and 1 more. Now count the number of electron pairs around the central atom. All are in the bonding situation. 1 electron pair, 2nd electron pair, 3rd electron pair, 4, 5 and 6. It means that in SF6 the central atom sulfur has got 6 electron pair around it और 6 के लिए ज्योमेट्री क्या है? Octahedral. Now once you know you can easily make it again. अब मैं क्या करूँगी ये बता देती हूँ. चलो तो हम मैंने क्या किया octahedral का अगर आपको डायग्राम याद हो so it is in this way. तो हमारा हो गया octahedral 1 and ये SF6. Now you will say कि मैम क्या इसमें भी ऐसा ही कोई क्राइटेरिया है कि कहीं पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो गया, कोई बॉन्ड्स लॉन्गर हैं या कोई छोटे होंगे? तो नो, इस वाले मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ भी नहीं है. बिकॉज याद रखना PCl5 में ऐसा डिफरेंस इसीलिए आया था बिकॉज द बॉन्ड एंगल्स वर डिफरेंट. लेकिन यहाँ पर ऑल द एंगल्स दैट बिलोंग्स टू SF6 दे आर सेम एंड दैट एंगल इज 90 डिग्री. तो बेसिकली डिस्टॉर्शन वहाँ देखा जाता है जहाँ पर बॉन्ड एंगल्स डिफर होते हैं. So but here we have got all the bond angles as 90 degree and the structure or the geometry is octahedral. So
व्हाट वी आर गोइंग टू से अगेन, जो मैं बोल रही हूँ वैसे ही लिख सकते हैं आप या अपने वर्ड्स में, दैट इन दिस मॉलिक्यूल द सैंपल एटम सल्फर हैज़ गॉट हाउ मेनी, द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16, that shows that it has got 6 electrons in its outer shell. These 6 electrons get bonded with the 6 atoms of fluorine, resulting in the formation of octahedral geometry, because the Sandel atom has got 6 electron pair around itself and having a bond angle of how much I said, that is 90 degree. Now the next molecule that we are going to study is IF7. Again the same method we are going to use. Find out the Sandel atom, that is iodine, having the atomic number as 53. So instead of writing the whole electronic configuration, I have only taken the electronic configuration for the valence shell, and that is 5s2 and 5p5. So how many electrons in the outermost shell? 7 in number, right? So I am writing the same way, iodine. How many electrons? 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? We are finding out that in this particular molecule, the Sandel atom iodine has got how many electron pair, right? तो हमने सबसे पहले इसका Sandel atom का electronic configuration लिखा, valence shell find out किए, and now how many atoms of fluorine can you see with which iodine is getting bonded? 7 atoms of fluorine. It means all the electrons will be shared by one atom of fluorine. So what we are doing? This is fluorine, this is fluorine, this is fluorine. जो ये मैं ज्योमेट्री नहीं बना रही हूँ, याद रखना, ठीक है, ये ज्योमेट्री नहीं बना रही हूँ, ये मैं क्या फाइंड आउट कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट अराउंड द सैंडल एटम इन इट्स वैलेंस शेल. सो एक बॉन्ड ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक अगेन वी आर गोइंग टू हैव हाउ मेनी बॉन्ड्स, काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स. एक बॉन्ड को मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर कहा है बिकॉज एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है. 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स्थ पेयर and 7th pair. It shows that iodine has got 7 electron pair around itself, and therefore what it is going to form? It is going to form pentagonal bipyramidal geometry, right? So again we are going to write the same way, pentagonal bipyramidal geometry we are going to make. कैसे बनाना है बच्चों, ध्यान रखना, इसकी ज्योमेट्री बच्चे बहुत गलत बना देते हैं, so don't do that, right? तो पहले मैंने पेंटागन बनाया, कितना सिंपल है पेंटागन बनाना, right? Now Sandel atom is your iodine, so iodine, 1 bond, second bond, third bond, 4 bond and 5 bond. यानी कि जो 5 bonds हैं, they lie in the same plane. And one more, what we have seen, 1 up and 1 down. So we have written fluorine, 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 and fluorine, right? So what we can see now, that the particular molecule has got pentagonal bipyramidal geometry with a bond angle of 72 and 90 degree. 72 कहाँ है? पेंटागॉन्स के जो एंगल्स हैं उनके बीच में 72 है, जो ऊपर और नीचे लाई करेंगे बॉन्ड्स उनके, और जो एक प्लेन में ये बॉन्ड लाई करेंगे इनके बीच में है 90 डिग्री. सो आई होप दैट दिस ज्योमेट्री इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी with a bond angle of 72 degree and 90 degree, and the geometry is known as pentagonal bipyramidal. Now students, as you have already seen that whatever example we have taken till now related to the VSEPR theory, they all had all the electron pair as the bonding electron pairs. अगर आप बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की, PCl5 की, तो आपने क्या देखा था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे वो सारे के सारे बॉन्डिंग सिचुएशन में, राइट? अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे मीथेन करूँ तो हमने क्या कहा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ कार्बन, दैट इज हाउ मेनी, द एटॉमिक नंबर इज 6. So the electronic configuration is 2 and 4, यानी कि 1, 2, 3, 4. और मीथेन में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी 4 है, 4 एटम्स है, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ फ्यूज हो जाएगा? हाइड्रोजन एटम के साथ. तो अगर आप देखो तो व्हाट वी हैव रिटन इज, क्या लिखा हमने यहाँ पे कि जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये सारे के सारे बॉन्डिंग सिचुएशन हैं, और इसीलिए जो इसकी ज्योमेट्री थी दैट वाज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. आपको याद होगा वी हैव ड्रॉन इट इन दिस वे विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5. ठीक है, ये सारे के सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसीलिए जो इसकी ज्योमेट्री थी दैट इज टेट्राहेड्रल, राइट? अच्छा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी है और इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल ही है, क्योंकि इसके पास कोई भी लोन पेयर्स प्रेजेंट नहीं है. अब आप कहोगे मैम ज्योमेट्री एंड शेप का क्या कॉन्सेप्ट है, तो शेप मैंने आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि अभी तक हमने जो भी मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स पड़े थे वो सारे बॉन्डिंग सिचुएशन में थे उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स। लेकिन अगर इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर लोन रह गया, माना कि यहाँ पे कोई भी XYZ एलिमेंट है और यहाँ पे लोन पेयर आ गया, अब इसकी ज्योमेट्री और इसकी शेप डिफरेंट होगी। नाउ द ज्योमेट्री विल नॉट बी इक्वल टू शेप। However, you have to keep in mind the difference between the geometry and the shape. तो याद रखना बच्चों, the geometry depends upon the number of lone pair plus bonding electron pairs. ज्योमेट्री में हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स और लोन पेयर्स दोनों को लेते हैं। However, in the shape we only take the bonding pair. हम ज्योमेट्री निकालते समय अरेंजमेंट देखते हैं लोन पेयर्स का भी और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स का भी, लेकिन शेप को प्रिडिक्ट करते समय हम सिर्फ और सिर्फ किसको देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग सिचुएशन। इसीलिए ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर हो ना हो, एक हो या दो हो, बट शेप विल गेट चेंज्ड। तो अब मैं वही एग्जाम्पल आपके लिए दे रही हूँ, सो डोंट वरी, इट्स गोइंग टू बी सिंपल वन अगेन। तो आई होप अभी तक हमने जितना भी रेसिपीआर थ्योरी में पढ़ा है वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल जहाँ पर कि द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज 3 इन नंबर, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे होंगे वो डिपेंड करता है आपके सेंट्रल एटम पे, राइट। सो आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल दैट इज गिवन इन योर कोर्स इज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। सल्फर डाइऑक्साइड which is the central atom, sulfur is the central atom, sulfur का atomic number 16, what is the electronic configuration 286, right। how many electrons in the outermost valence shell, 6 electrons। तो मैं आपको पहले वही तरीका बता रही हूँ जो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर को कैसे सेलेक्ट करते हैं। नाउ 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, लेकिन एटम्स कितने हैं, 2 ऑक्सीजन के, और आपको ऑलरेडी पता है कि ऑक्सीजन हमेशा उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अच्छे हैं, कितने और चाहिए, 2। ऑक्सीजन जब भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करेगा या तो उसको 2 डिफरेंट एटम्स चाहिए, अगर वो सेम एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो उसको एटलीस्ट उस एलिमेंट से 2 एटम्स चाहिए। यानी कि यहाँ ये वाले ये तो ऑक्सीजन ले गए क्योंकि ऑक्सीजन में कितने थे, ठीक है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो उसने क्या करा, सल्फर के इससे बॉन्डिंग कर ली, ठीक है, हो गया। अभी भी सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स बचे हैं जो कि बॉन्डिंग सिचुएशन में नहीं है, ये वाला, ये अभी तक बॉन्डिंग सिचुएशन में नहीं गया, एंड दिस इज द लोन पेयर, ठीक है। तो अगर आप देखें तो व्हाट वी कैन से इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, एक पेयर एंड सेकंड पेयर, 2 पेयर्स आर देयर दैट आर प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग सिचुएशन। अब आपको होगी कि मैम 2 क्यों है, ये तो डबल बॉन्ड है। मैंने आपको पहले भी इसका रूल बताया है कि मल्टीपल बॉन्ड्स विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये दोनों के दोनों तो बॉन्डिंग में चले गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ, एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है, दैट इज अ लोन पेयर। नाउ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, हाउ मेनी, आपका ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चों, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, 3 हैं, राइट। कितने बॉन्डिंग है, कितने नॉन बॉन्डिंग है, 2 बॉन्ड्स, 2 बॉन्डिंग पेयर प्लस 1 लोन पेयर, यही है, 2 बॉन्डिंग है और 1 लोन पेयर है। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, दैट इज ज्योमेट्री, ज्योमेट्री विल रिमेन सेम, क्योंकि ज्योमेट्री में हम बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर्स दोनों को देखते हैं, यानी कि पूरे के पूरे 3 को देखना पड़ेगा आपको। तो 3 के लिए हमने क्या ज्योमेट्री पढ़ी थी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो हमारे पास कैसी होनी चाहिए थी इसकी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट, जिसकी की बॉन्ड एंगल होने चाहिए थी 120 डिग्री। बट व्हाट वी नो, ज्योमेट्री तो रहेगी वही, कौन सी ज्योमेट्री क्या कहेंगे आप, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, बट ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट इज अ लोन पेयर। अब क्या इसकी शेप इसकी ज्योमेट्री के बराबर होगी, तो नो, याद रखना ज्योमेट्री विल नॉट बी इक्वल टू शेप। व्हाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर। जहाँ पर भी लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वहाँ पर ज्योमेट्री विल नॉट बी इक्वल टू शेप। बल्कि अगर हमने मीथेन का एग्जाम्पल लिया था तो ज्योमेट्री वॉज इक्वल टू शेप। यहाँ पे ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, क्योंकि अगर हम इसके तीनों को देखेंगे, बॉन्डिंग वाले भी देखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर और नॉन बॉन्डिंग वाले भी देखेंगे। बट अगर मैं शेप की बात करूँ तो शेप को निकालने का बहुत ईजी तरीका है, जो लोन पेयर है उसे छुपा दो। अब क्या दिख रहा है आपको, एस के साथ जो ये ऑक्सीजन की बॉन्ड बनी है कैसे दिख रहे हैं आपको एक एंगल सा दिख रहा है, दिख रहा है
दिख रहा है ऐसे करके, राइट, यानी कि ये वाला एंगल आपको कैसा दिख रहा है, दिस इज जस्ट लाइक अ एंगुलर एंगल दिख रहा है इसमें आपको, ठीक है। तो इसका नाम या तो आप एंगुलर कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं वी शेप स्ट्रक्चर, या फिर आप इसे बेड शेप स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना बच्चों, बहुत सिंपल है पढ़ने का तरीका, सिर्फ याद रखेंगे आप हमें कैसे लिखेंगे, ये लोन पेयर हुआ, ये आपके बन गए ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये रहा ऑक्सीजन। अब आपने क्या किया, शेप को देखिए, इसको छुपाया और नीचे का स्ट्रक्चर देखो तो कैसा दिख रहा है आपको, एक एंगल के जैसा दिख रहा है, एंगुलर स्ट्रक्चर, एक बेड शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। आप बेड शेप लिख सकते हैं, आप वी शेप स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे शेप क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर एंड प्लेनर बट द शेप बिकम्स बेड शेप। नाउ बहुत सिंपल है, आपके इसका जो एंगल है वो 120 डिग्री रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। अब क्यों नहीं रहेगा 120 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था दैट द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर इज मैक्सिमम, फिर द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर विल बी मोर, और सबसे लीस्ट होता है बॉन्ड पेयर में। तो इसको इस वाले लोन पेयर को ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज़्यादा एक्सपैंड है, ठीक है, ज़्यादा हिल सकता है। तो क्या होगा, इट विल टेक मोर, तो ये क्या करेगा, इसको दबा देगा। दबाने से क्या होगा, जो पहले 120 डिग्री था अब वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम लेसर। अब इसका जो बॉन्ड एंगल है दैट विल बी लेसर देन 120 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट द एंगल विल बिकम लेसर देन 120 डिग्री। क्लियर है। तो अब आपने ये क्या किया, नाउ दिस इज अ डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, इसकी जिसका जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड हो गया है अब, राइट। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गिव द एग्जांपल ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। अभी चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने कौन सा वाला लिया है, वी हैव टेकन फॉर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज ammonia. Let's take start from ammonia, NH3. Again central atom is nitrogen, atomic number 7, electronic configuration 2 and 5, यानी इसमें आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन हैं जो रहेंगे। अब या तो आप ऐसे ही करो जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि आप सारे इलेक्ट्रॉन्स बनाओ और फिर उसमें आप फाइंड आउट करो, जो मैंने आपसे कहा था आप रफ में करें। लेकिन एक और भी छोटा सा शॉर्टकट है जिससे आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एंड दैट फॉर्मूला इज z is equal to, so let me write the formula first. The formula says z is equal to 1/2 number of valence electron in the central atom, valence electron in central atom, number of valence electrons in the central atom plus any negative charge, जो भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको ऐड कर देंगे, माइनस एनी पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, दिस इज द फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको क्या मैं व्हाट इज z बेसिकली हमको बच्चों हाइब्रिडाइजेशन बताता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन उसका शॉर्टकट क्या है, z आपको नंबर ऑफ लोन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर का सम बताता है कि इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे, और फिर हम उसको इजीली बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं और लोन पेयर्स कितने हैं। तो z विल गिव यू दिस वन। अब इस न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूले के थ्रू मैं जो मॉलिक्यूल आपके साथ करने वाली हूँ दैट इज अमोनिया। देखो ये बहुत शॉर्टकट है, आप एग्जाम में इसके थ्रू भी कैलकुलेट करके आंसर लिख सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल, हम कौन सा ले रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देख रहे हैं। तो इसका मतलब है इसको ज्योमेट्री आपको AB3 L फॉर्म में भी लिखी दिखाई देगी। B3 मतलब 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे और एक लोन पेयर होगा, इसको बहुत बार इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, ठीक है। नाउ हमने कौन सा एग्जांपल लिया है बच्चों, दैट इज अमोनिया NH3। चलो लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड दिस एलिमेंट, सॉरी मॉलिक्यूल। मैं वही फॉर्मूला लगा रही हूँ, z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने कितने का है नाइट्रोजन में, 7, एटॉमिक नंबर 2 and 5 प्लस क्या कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं है, क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट माने जिनका वैलेंसी 1 हो, चाहे वो +1 है या वो -1 है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, दैट इज अ मोनोवैलेंट आयन। तो मोनोवैलेंट में क्या आ जाएगा, हाउ मेनी एटम्स है, 3 है। नाउ कितना हो जाएगा, z की वैल्यू 1/2
2 5 6 7 8, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई यानी कि 4, यानी कि Z की वैल्यू 4 है। इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पेयर्स प्लस द लोन पेयर, ये दोनों के दोनों 4 हो गए। अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने लोन पेयर्स हैं। कैसे फाइंड करेंगे, Z तो निकल के आ गया बच्चों 4, लेकिन कितने एटम्स एसोसिएटेड हैं, 3, और ये क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, 4, और बॉन्डिंग एटम्स कितने परसेंट है, 3। तो भाई जितने एटम्स होंगे उतने ही तो बॉन्डिंग पेयर बनेंगे। तो यानी कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन बॉन्डिंग में कितने जाएंगे, सिर्फ 3, क्योंकि 3 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास इस वाले मॉलिक्यूल के लिए 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे प्लस 1 होगा हमारे पास लोन पेयर। इस यहीं से आपको पता चल जाएगा बच्चों कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड होने वाला है, इसकी ज्योमेट्री विल नॉट बी इक्वल टू द शेप। अब देखो 3 बॉन्डिंग पेयर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इसकी फटाफट बताओ, Z की अगर आपको Z की वैल्यू 4 निकली है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इज 4, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल विल बिकम द ज्योमेट्री, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन क्या इसकी ज्योमेट्री इसकी शेप के बराबर होगी, तो आप लिखेंगे नहीं है, ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टेट्राहेड्रल हो गया, एक लोन पेयर हो गया, तो सबसे पहले तो मैं इसकी ज्योमेट्री बनाऊंगी। कैसी होनी चाहिए थी बच्चों, ऐसी होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, लेकिन लोन पेयर एक प्रेजेंट है, तो लोन पेयर आपको मैंने यहाँ पे डाल दिया। नाउ दिस इज द लोन पेयर, ठीक है। अब ये लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, अब क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, श्योर है। अब शेप बताओ, शेप के लिए मैंने आपसे कहा था इसको छुपा लेना है। अब आपको ये कैसा दिख रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं पिरामिड के जैसा दिख रहा है, पिरामिड जानते हैं ना, जो ऐसे करके आता है, तो ये आपको कहीं ना कहीं पिरामिड के शेप का दिख रहा है। ये आ गया एक तरफ से, ये आ गया एक तरफ से, ये आ गया, पिरामिड की तरह दिख रहा है। देयरफॉर द शेप विल बी पिरामिडल। अब इसका बॉन्ड एंगल बताओ, according to tetrahedral structure the bond angle should be 109.5, लेकिन क्या ये इसके जो एंगल 109.5 होंगे, नहीं, क्योंकि जो लोन पेयर है दे रिक्वायर मोर स्पेस, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो जब ये स्प्रेड होगा तो जो बॉन्डिंग पेयर्स थे वो कैसे हो जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे, यानी कि जो इसका बॉन्ड एंगल है वो श्रिंक हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो यानी कि इसके जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री से कम हो जाएंगे। कितने कम हो गए, दैट विल बी 109.8 से इसका एंगल पहुंच जाता है 107.5। सिंपल। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये प्रोसेस इजी है या जो मैंने आपको पहले बताया वो प्रोसेस ही है। अगर क्वेश्चन आता है तो आपने ये सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस फॉर्मूले के थ्रू आप अपना सॉल्यूशन दिखा सकते हैं और आप कह सकते हैं सिंस द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इज 4, देयरफॉर the geometry will be tetrahedral but the shape will not be the tetrahedral because of the presence of 1 lone pair। और आप उसके बाद सीधे ये बना सकते हैं और बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज मोर इजियर, क्योंकि मेरे ख्याल से जब 12th में के बाद भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं तो बहुत बार मॉलिक्यूल्स दिया जाता है और पूछा जाता है हाउ मेनी लोन पेयर्स, हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, व्हाट विल बी द एंगल। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहा तो आपको शेप वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक दिस इज मोर इजी प्रोसेस, आप कैसे भी प्रोसेस से कर सकते हैं। मैंने आपको 2 मेथड दे दी। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। अमोनिया इज इंपॉर्टेंट वन, दिस इज पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स डू वन मोर। अगेन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इज 4 ओनली। अभी भी हम 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को ही देख रहे हैं, लेकिन अब मॉलिक्यूल मैंने चेंज कर दिया। अब मैंने आपको दे दिया मॉलिक्यूल वाटर। नाउ इमेजिन अगर मैंने आपको वाटर मॉलिक्यूल दे दिया, आपको कुछ नहीं पता है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमें पता चलेगा कि नहीं चलेगा इस मॉलिक्यूल का। नाउ वाटर दे दिया, अब आपसे पूछा है प्रिडिक्ट द शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 5 चीज़ें निकालनी है, राइट। अगेन फॉर्मूला मैंने वही लिया, वही फॉर्मूला लगाओ। Z की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, कितने आए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। प्लस कोई नेगेटिव चार्ज है पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में, नहीं है। कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम माने ऐसा एटम ढूंढो जिसकी वैलेंसी -1 या +1 हो, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन। कितने एटम्स हैं, 2 है। तो यानी कि Z की वैल्यू फिर कितनी आ गई, 8 माइनस करेंगे आप, ये हो गया 4।
दोनों बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग वो निकल के आया है बच्चों। तो ये याद रखना, Z इज बोथ बॉन्डिंग प्लस लोन पेयर, ठीक है। यानी कि अब मुझे ये पता चल गया कि इस मॉलिक्यूल में पूरे के पूरे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं, लेकिन कैसे हैं ये अभी भी मुझे नहीं पता। कैसे निकालेंगे इसको मैं पहले करूंगी इस वाले मॉलिक्यूल से। इलेक्ट्रॉन पेयर है 4, कितने एटम्स हैं मॉलिक्यूल में? 2। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 2 तो इस एटम्स के बराबर होगा, यानी कि 2 तो चले गए बॉन्डिंग में। तो 4 में से अगर 2 बॉन्डिंग वाले हैं तो नॉन बॉन्डिंग वाले कितने बचे? 2। क्लियर है कैसे किया हमने? 4 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लेकिन बॉन्डिंग वाले कौन से, नॉन बॉन्डिंग वाले कैसे, हमको कैसे पता चलेगा? अगर आप मॉलिक्यूल को देखोगे तो मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग 2 ही एटम्स हैं। तो 2 एटम्स का मतलब क्या है कि इसके आउट ऑफ 4 जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? 2 बॉन्डिंग पेयर प्लस 2 लोन पेयर्स। देखो अब मुझे पता चल गया, मुझे कुछ भी नहीं पता था वाटर के बारे में, मुझे शेप भी नहीं पता है अभी, तो मैंने ये निकाल दिया 2 बॉन्डिंग प्लस 2 लोन पेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है 4 के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। लेकिन क्या इसकी ज्योमेट्री और शेप बराबर होगी? नो, द ज्योमेट्री विल नॉट बी इक्वल टू शेप। Why? Because of the presence of the lone pair. अब तो फिर शेप क्या होगी? तो शेप के लिए हम मॉलिक्यूल बना लेते हैं। मॉलिक्यूल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑक्सीजन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो मैंने इसको टेट्राहेड्रल में बनाने की कोशिश कर दी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन यहाँ पे 2 लोन पेयर्स भी प्रेजेंट हैं, तो ये लोन पेयर्स कहाँ पे आ जाते हैं? बेसिकली अभी 2 लोन पेयर्स बनाने आपने, तो ये लोन पेयर ऐसे आ जाएंगे। अब अगर ये लोन पेयर ऐसे आ गए, कहीं कहीं पे बुक में आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, ये या कहीं कहीं पे बुक पे आपको इस फॉर्म में भी मिलेगा, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई सा भी बना सकते हैं। अब क्या हुआ, अब ये ऐसे बन गया स्ट्रक्चर, यानी कि ये एक हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया। स्ट्रक्चर अभी टेट्राहेड्रल है क्योंकि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन शेप क्या होगा? अब इन दोनों को छुपा दो, क्या बना? एंगुलर पेन शेप स्ट्रक्चर, वी शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप इसका क्या लिख सकते हैं? शेप विल बी पेन शेप, बहुत इजी है, पेन शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल कितना होगा भाई? 109.5 से बड़ा होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। क्या अमोनिया से भी कम होगा? अमोनिया से भी कम होगा, क्योंकि अमोनिया में एक ही लोन पेयर था, यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं। 2 लोन पेयर को, यानी कि अगर इतनी स्पेस इसको चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को फैलाने के लिए, तो इसको भी उतनी ही जगह चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, पहले एक इलेक्ट्रॉन पेयर थे तो उसने एंगल को ऐसे कर दिया, अब 2 आ गए, एक यहाँ फैल गया, एक यहाँ पे फैल गया। अब क्या होगा? जो 109 होना चाहिए तो 107 से भी और नीचे चला जाएगा। क्यों हुआ? क्वेश्चन आएगा क्यों? बिकॉज द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर, और मिनिमम हो जाएगा बॉन्ड पेयर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिपल्शन आर देयर इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? तो आप कहेंगे लोन पेयर रिपल्शन भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है। लेकिन क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, तो लोन पेयर आपस में दूर रहने की कोशिश करेंगे। क्यों? ताकि मॉलिक्यूल स्टेबल हो पाए, तो एंगल और कम। यानी कि अगर हम बात करें अब मीथेन से, मीथेन का मैंने आपको टेट्राहेड्रल बताया था स्ट्रक्चर, जिसमें सारे के सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, उसका बॉन्ड एंगल कितना था? 109.5। नो लोन पेयर, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, दैट इज टेट्राहेड्रल। उसके बाद हम चले गए, थोड़ा सा कम हो गया, किसमें? अमोनिया में 107.5। इज ज्योमेट्री इक्वल टू शेप? नो। व्हाई? बिकॉज इट हैज गॉट 1 लोन पेयर। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, शेप बन गई पिरामिडल, और एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है, इसीलिए बॉन्ड एंगल थोड़ा ही कम हुआ। नाउ कमिंग टू वाटर, H2O, अगेन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है, बट द बॉन्ड एंगल हैज बिकम 104.5। Is the geometry equal to shape? No. Why? Geometry तो tetrahedral ही रहेगी, but the shape has become the V-shaped structure or the bend-shaped structure, and the bond angle is 104.5. तो देखो कितना इजी है, मुझे लगता है ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है, ठीक है। अब फटाफट कैलकुलेशन करा और पहले वो tetrahedral स्ट्रक्चर बनाया, बाद में 2 पेयर्स को डाल दिया। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग दीज क्वेश्चंस। और अगर आपको पहले वाला मेथड चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, पहले ऑक्सीजन को बना लो, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके लिखो, फिर जो है एटम से कंबाइन करो, तो वो आपके ऊपर चॉइस है। मैंने आपको 2 मेथड्स दिए, बट आई फाइंड इट टू बी वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, ये बहुत इजीली बन जाता है। तो
तो आपको जो भी है आप किसी के भी थ्रू एग्जाम में इसके आंसर दे सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Now let's move to the next example, and now we are going to do the molecules which contain 5 electron pair around the central atom. लेकिन again geometry will always remain same, चाहे वो electron pair में bonding situation हो या ना हो। तो आपने geometry तो बच्चों याद रखनी है। 2 पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है तो लीनियर है, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर है, 4 है तो टेट्राहेड्रल है, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल है, 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये तो आपने याद रखना ही रखना है, बिकॉज ज्योमेट्री तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर ही डिपेंड करेगी, लेकिन शेप किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या आपके मॉलिक्यूल में लोन पेयर है या नहीं। तो आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एंड आई सजेस्ट यू to solve these questions by this formula, though this formula is not given in your NCERT book, लेकिन इस फॉर्मूले को याद करके आगे आने वाला जो हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट है, जो टॉपिक है, दैट विल ऑल्सो बिकम वेरी इजी क्योंकि कई बार मॉलिक्यूल देकर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन आप उस कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते जिस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि पहले आप इलेक्ट्रॉन को लिख दो फिर बॉन्डिंग, वो तो एक स्टार्टिंग था, तो स्टार्टिंग मुझे वहाँ से करनी थी ताकि आपको परेशानी ना हो। लेकिन अब आपने स्टार्टिंग सीख ली है तो वी कैन मूव 1 स्टेप मोर अहेड, हम इससे थोड़ा सा और ज़्यादा सीख सकते हैं, और ये आपकी कॉम्पिटिशन की बेसिस से के थ्रू भी बहुत हेल्पफुल होगा। इस फॉर्मूले के थ्रू आप सब कुछ निकाल सकते हैं, वो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के समय बताऊंगी। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक भी बहुत क्लियर हो जाएगा, तो बेटर यू लर्न दिस फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा है। क्या है फॉर्मूला? Z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम प्लस क्या कर देना है, कोई भी नेगेटिव चार्ज अगर आपके हो, यानी अगर आयन गिवन है तो अगर उसका चार्ज नेगेटिव है तो उतना चार्ज ऐड हो जाता है, अगर वो जो आपका आयन है वो पॉजिटिव आयन है तो आपको उतना पॉजिटिव चार्ज इसके फॉर्मूले से माइनस करना पड़ेगा, जो भी लिखा है, प्लस करना है नेगेटिव चार्ज, माइनस करना है पॉजिटिव चार्ज, एंड बाद में क्या ऐड करना है नंबर ऑफ द मोनोवैलेंट एटम्स। एक और एग्जाम्पल मैं आपको एक्स्ट्रा लेके दिखाऊंगी, बल्कि आपके कोर्स में नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी एक आयन का मैं एग्जाम्पल लास्ट में आपको लेके बताऊंगी। प्लीज़ जब भी मैं आपको पढ़ाने में एक और चीज़ मुझे कन्वे करनी थी, वेन एवर यू आर लिसनिंग द वीडियोस प्लीज सिट विद अ पेंसिल एंड अ पेपर विद यू, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों नोट्स में लिखवाना जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप वीडियो को देखकर भी अपने नोट्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ मूविंग अहेड, व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर पर ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, and the example that we have already seen is PCl5. PCl5 अगर आपको याद हो उसकी ज्योमेट्री एंड शेप विल रिमेन सेम, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। व्हाई ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप? बिकॉज कोई लोन पेयर ही नहीं है तो ज्योमेट्री शेप के बराबर होगी। लेकिन अब यहाँ पर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स देखेंगे जिसमें 1 या 2 लोन पेयर्स आएगा, तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों। सो 5, इसके लिए सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं आपके लिए ले रही हूँ दैट इज SF4। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं सो दैट द वीडियो बिकम्स मोर क्लियर। ठीक है, ओके, नाउ सल्फर विच इज द सेंट्रल एटम, सल्फर। नाउ पुट इट इन दिस फॉर्मूला अगेन। सो हम Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू Z, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 6, तो कितने हो गए 6, प्लस एनी नेगेटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, नहीं, एनी नेगेटिव चार्ज नहीं, दोनों चार्ज नहीं है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम कौन सा है, पहले हम हाइड्रोजन देख रहे थे, फ्लोरीन भी तो मोनोवैलेंट है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और पॉजिटिव में आ जाएगा हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये सारे के सारे क्या है +1 वाले हैं, दोज आर आल्सो मोनोवैलेंट एटम। तो कितने एटम्स हैं 4। ना अब कितना निकल गया 1/2, 6 + 4 10, 2 5 10, यानी कि इस वाले मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है 5। तो देखो अगर मैंने आपको SF4 दे दिया तो आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि इसके मॉलिक्यूल के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इस फॉर्मूले से आपने खुद ही निकाल लिया। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, यानी कि Z की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। लेकिन ये 5 मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ये 5 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब कैसे निकलेंगे बॉन्ड पेयर, अब मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ पे क्या है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, एटम्स कितने हैं 4, यानी कि इसमें से 4 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 4 बॉन्डिंग पेयर, एक बच गया इलेक्ट्रॉन पेयर, सो दैट विल बिकम 1 लोन पेयर। देखो सिंपल है ना, निकल गया इजीली ना। 4 बॉन्डिंग पे, अब इसकी ज्योमेट्री बताओ, ज्योमेट्री विल बी
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गए। ज्योमेट्री विल बी इक्वल टू शेप, नो, ज्योमेट्री विल नॉट बी इक्वल टू शेप, व्हाई, प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर। तो फिर शेप क्या है, लेट्स सी। इससे पहले जो मैं आपको PCL5 का मॉलिक्यूल दिखाया था, तो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ दोबारा। PCL5, तो ये जो PCL5 था बच्चों, दैट वाज इन द सेम प्लेन। ये पूरा का पूरा क्या है, सेम प्लेन में। ये तीन जो क्लोरीन के एटम्स हैं ये सेम प्लेन में, समझ में आ रहा है, ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है, और ये ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड्स से। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। तो अभी भी हमारे पास ज्योमेट्री तो सेम है, तो हम ऐसे ही बना रहे हैं ज्योमेट्री। तो हमने क्या बनाया, S, एक बॉन्ड आएगा, दो बॉन्ड आएंगे, तीन बॉन्ड आएंगे, चार बॉन्ड आएंगे और 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनाए भी मैंने। तो वही ज्योमेट्री बनाई है, मुझे शेप निकालना है। आप शेप भी इजीली निकाल सकते हैं अपने आप। ज्योमेट्री तो ये होगी। अब शेप को कैसे ढूंढना है, अगर मैं लोन पेयर को छुपा दूं, लेकिन लोन पेयर पहले प्लेस करूंगी तभी तो छुपाऊंगी, राइट। तो अब ये देखो, अब आपके पास एक लोन पेयर है। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। लोन, मैंने आपको ऐसे वाले स्ट्रक्चर के लिए दो पोजिशन बताई हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजिशन। और याद रखना बच्चों, एक्सियल वाले तो कौन से हैं, ये ऊपर नीचे। और मैंने आपको कहा था ना, एक्सियल वाले दे एक्सपीरियंस मोर फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर मैं इस एक्सियल को देखूं तो वो इससे इससे और इससे 90 डिग्री पर रिपल्शन फील कर रहा है, और ये भी 90 डिग्री पे 3 से फील कर रहा है। लेकिन जो एक ही प्लेन वाले हैं, ये वाले जो ये तीनों एक ही प्लेन में हैं, 1 2 3, इनके बीच का एंगल है 120। एंड मोर इज द बॉन्ड एंगल, लेसर इज द रिपल्शन। तो अब मुझे बताओ, मुझे लोन पेयर को कहाँ डालना चाहिए, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा रिपल्शन मिले, या एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उसे रिपल्शन कम मिले, क्योंकि लेसर इज द रिपल्शन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये जो लोन पेयर है वो कहाँ पे आने की कोशिश करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। याद रखना, इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही लोन पेयर्स आएंगे। क्यों आएंगे, क्वेश्चन अगर आ गया तो, बिकॉज इफ द बॉन्ड, if the lone pair is placed in the equatorial position, then it will experience lesser force of repulsion. अगर मैंने यहाँ पे लोन पेयर रख दिया तो वो 120 से रिपल्शन फील करेगा इन दो से, और ऊपर तो खैर 90 फील करेगा ही करेगा। लेकिन अगर मैंने उसको यहाँ पे रख दिया तो अब उसको 90 डिग्री पर 3 रिपल्शन फेस करनी पड़ेगी, इससे इससे इससे। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है, जहाँ पे 2 90 डिग्री की रिपल्शन है, या जहाँ पर 3 90 डिग्री की रिपल्शन है, 2 वाला बेटर है, ठीक है। तो हमारे पास अब आप इसलिए बना सकते हो, आपको पता चल गया लोन पेयर आर ऑलवेज प्लेस्ड इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। ये भी फॉर्मूला प्लीज लिखते जाना शॉर्ट नोट्स में अपने। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तीनों ही जगह 120 डिग्री एंगल है। लेकिन मैंने फॉर बेटर प्लेसमेंट मैंने इसको यहाँ पे रखा है, यानी कि ये लोन पेयर हो गया। तो फिर ये कौन से हुए, F F F F। अब शेप कैसे देखोगे, शेप को देखने के लिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं घुमा देती हूँ, इसको ऐसे करके। अगर मैं इसको घुमा दूँ, अब कैसा शेप बनेगा, कहाँ पे बताऊँ, स्पेस कम हो गई है, कहाँ पे बताओ, चलो कहाँ पे छोटा सा देखना, विच इज बेटर प्लेस, यहाँ पे दिख जाएगा। ओके लेट्स सी, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा शेप ट्विस्ट कर दिया, मैं इसका लोन पेयर यहाँ पे ले ली, ठीक है। अब क्या करा मैंने, ये F F F F, समझ गया ना, मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अब आप मुझे बताओ ये कैसा दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल है। अभी बचपन में घूमे हो इसमें, बहुत बचपन में ऐसे स्ट्रक्चर में बहुत बैठे हो, क्या है, सी सॉ स्ट्रक्चर। ये तो सोच लो ग्राउंड पे लग जाएगा, और यहाँ पे आपके फ्रेंड्स घूम के बैठ के ऊपर नीचे करते हैं ना, तो दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली नोन एज सी सॉ। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, इट इज रियली नोन एज द सी सॉ स्ट्रक्चर। कितना सिंपल है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको दिखा दिया दैट इट इज अ सी सॉ स्ट्रक्चर। अब इसका जो बॉन्ड एंगल है वो लेस हो जाएगा, जहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री पे था बच्चों, जो तो 90 डिग्री पे नहीं रहेगा। अब ये एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन के जो बॉन्ड्स के बीच में 90 डिग्री नहीं होगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, 89 के करीब आ जाएगा। और जो 120 वाला है वो भी थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 117, ठीक है। तो क्यों हुआ, बिकॉज ये लोन पेयर है, पर लोन पेयर को ज़्यादा स्पेस चाहिए एक्सपैंड होने के लिए। जब तक बॉन्ड पेयर था तब तक तो 120 90 डिग्री था, लेकिन ये लोन पेयर क्या करता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को फैला देता है। तो ज़्यादा करेगा तो क्या करेगा, इसको रिपल्स करेगा, रिपल्स करने पर ये थोड़े से बेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका बॉन्ड एंगल भी और ये भी थोड़ा सा क्या होगा, श्रिंक होकर नीचे आ जाएगा। तो सारे के सारे बॉन्ड में थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक कहेगा कि थोड़े से दब जाएंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई द
बॉन्ड एंगल इज नो मोर 120 एंड 90 डिग्री, इट इज अबाउट 89 है या 88 है, और दूसरा 119 हो गया, 120 वाला 119 हो गया, और 90 वाला अबाउट मेरे ख्याल से 89 के करीब आ जाता है, ठीक है। एंड द स्ट्रक्चर इज शेप क्या रहेगी, सीसॉ ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आई होप इसे इजी तरीका नहीं है आपको पढ़ाने का, अगर इफ यू कैन फाइंड इट आउट तो वेरी गुड। नाउ अगेन नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे अभी हमने कितने देखे, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। नाउ वी आर गोइंग टू सी अ मॉलिक्यूल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। द मॉलिक्यूल इज ClF3 मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं। नाउ लेट्स स्टडी हाउ इट इज गोइंग टू बी, अगेन पुट इट इन द सेम फॉर्मूला, ठीक है। सेंट्रल एटम जो सिंगल है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, लास्ट में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यानी कि मैं फॉर्मूले में रखूँ तो Z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम इज 7, प्लस कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं 3। कितना हो गया 1/2, 7, 8, 9, 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अभी भी कितने हैं 5। Z की वैल्यू 5 में 3 है, और Z का मतलब है नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्लस बॉन्ड पेयर्स। अब कितने कौन कौन से हैं वो हम खुद फाइंड करेंगे बाय लुकिंग इनटू द मॉलिक्यूल। अब हमारे पास Z की वैल्यू 5 है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। इसमें से एटम्स कितने हैं 3, यानी कि 3 एटम्स का मतलब है 3 बॉन्ड पेयर्स। बहुत सिंपल है, 3 एटम्स देखें 3 बॉन्ड पेयर्स, तो निकाल दो 3, कितने बचे 2, यानी कि 2 लोन पेयर्स हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो 3 बॉन्डिंग पेयर BP बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी, लेकिन क्या ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप, नो, शेप हमें देखनी पड़ेगी कि शेप क्या निकलेगी। तो अब हमने क्या कहा, ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप, ये मैं आपके लिए बता रही हूँ, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। ज्योमेट्री लेकिन स्टिल इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नाउ लेट्स सी, मैंने आपको इसका जो मेन पॉइंट था वो ऑलरेडी बता दिया है। ट्राइगोनल ClF3 सेंट्रल एटम क्लोरीन, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मैंने वैसे ही बना दिया। अब कितने लोन पेयर्स हैं 2 लोन पेयर्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बच्चों लोन पेयर्स कहाँ पे जाएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो चाहे आप यहाँ रखो, यहाँ रखो या यहाँ रखो, सेम है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ सो दैट आपको जो मॉलिक्यूल है वो अच्छे से दिखेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाना जरूरी है, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया है, इन दोनों को छुपा लो, अच्छ को थोड़ा सा मोड़ दो, कैसा बन रहा है टी शेप स्ट्रक्चर। ये देखो ये टी शेप है ना, ये टी बन गई, ये टी है, टी शेप स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। लेकिन बॉन्ड एंगल अब क्या हो गए, ये 90 डिग्री नहीं होते बेटा, ये थोड़े से कम हो जाएंगे। क्यों हो गए कम, क्योंकि 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर एक्सपैंड, ये 2 लोन पेयर है वो दोनों जब एक्सपैंड करेंगे तो क्या करेंगे, इसको बेंड करेंगे, इसको पुश करेंगे, और अगर इसको पुश करेंगे तो ये पूरा 90 डिग्री ना होकर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 87 के करीब हो जाता है, 90 डिग्री पूरा नहीं रहेगा। देखने से तो आप कहोगे मैम टी में 90 डिग्री होना चाहिए, बट नॉट 90 डिग्री, इट इज अराउंड 87 डिग्री, ठीक है। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर्स। तो आप देख सकते हो स्टैंडर्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 120 90 पढ़ा, फिर थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि 1 लोन पेयर प्रेजेंट था। स्ट्रक्चर हो गया सीसॉ स्ट्रक्चर हो गया, और बॉन्ड एंगल कितने हो गए 119 हो गया एंड 89 हो गया। 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो गए तो और बॉन्ड एंगल कम हो गया। अब 120 वाला कॉन्सेप्ट ही गायब हो गया। अब हमारे पास कितने आ गए 87 के करीब, हमारे का 87 के करीब हो जाता है ये बॉन्ड एंगल। तो अब आपने देखा ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट द शेप इज टी शेप स्ट्रक्चर है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अभी और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो बट आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। Now let's take the last example for the total number of electron pair around the central atom 5 वाले में लास्ट एग्जाम्पल है। ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई, इसको मैं नहीं यहाँ पे स्किप कर पा रही हूँ बच्चों, बिकॉज एटलीस्ट जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाला जितने भी एग्जाम्पल है वो हम कवर कर लें, फिर बाकी के नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, राइट। सो दिस इज गोइंग टू द लास्ट वन। तो अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमें बताए हैं कि 5 है, लेकिन इस फॉर्मूले के थ्रू हमें ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि कितने होंगे, हम इसे ऑलरेडी अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। तो XeF2 ज़ीनॉन, तो आप कहोगे मैम ज़ीनॉन तो नोबल गैस है, लेकिन हाँ ज़ीनॉन कुछ कंडीशंस में कंपाउंड्स बनाता है, राइट। सो अगेन पुट द सेम फॉर्मूला Z इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम xenon इज अ नोबल गैस, कितने होंगे? ऑब्वियसली 8 होंगे, नो पॉजिटिव चार्ज, नो नेगेटिव चार्ज, बट द नंबर ऑफ द मोनोवैलेंट एटम इज 2 बिकॉज फ्लोरीन 2 है। अगेन 8 9 10 and 2 5 and 5, z की वैल्यू आ गई 5। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू z मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वो बॉन्डिंग भी होंगे एंड नॉन बॉन्डिंग, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है, तो आप भी अपने नोट्स में लिख लेना, बॉन्डिंग पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ z। सो z की वैल्यू आ गई 5, अगेन 5। कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, तो यानी कि कितने बॉन्डिंग पेयर्स होंगे? 2। कितने बच गए? 3 लोन पेयर्स। हमारे पास क्या रहेगा? 2 बॉन्ड पेयर्स हैं प्लस 3 क्या होंगे बच्चों? लोन पेयर। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम गिव अस द ज्योमेट्री। याद रखना, मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ, z का नंबर ही हमको ज्योमेट्री बताता है। 5 है, ये मत कर देना कि मैम 2 बॉन्डिंग पेयर है तो लीनियर होगी, नहीं, z की वैल्यू बताएगी कि क्या आपकी ज्योमेट्री होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ज्योमेट्री को दिखाते हुए, ज्योमेट्री जब भी हम लिखते हैं तो ज्योमेट्री के लिए हमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स दोनों देखने पड़ते हैं, शेप के लिए हमें सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखने होते हैं। तो z = 5 का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, तो इसके कारण इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन क्या इसकी ज्योमेट्री इसकी शेप के बराबर होगी? नहीं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर। जहाँ पे भी लोन पेयर आएगा, इन दैट केस द शेप एंड द ज्योमेट्री विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट? सो द शेप विल बी डिफरेंट, सो व्हाट विल बी द ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसका फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, व्हिच इज द सेंट्रल एटम? xenon। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे है? अगेन आई एम टेलिंग यू, ये है स्ट्रक्चर। अब अपने आप इंट्रोड्यूस करो, 3 बॉन्ड्स कहाँ, 3 लोन पेयर्स कहाँ पे आने चाहिए? ये तो मैंने आपको बता दी, ज्योमेट्री है ये। आप इसी ज्योमेट्री से इसका शेप प्रेडिक्ट करते हैं। 3 लोन पेयर्स हैं और लोन पेयर्स हमेशा कहाँ आते हैं? वहाँ पे जहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। बॉन्ड एंगल कहाँ पे ज़्यादा है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। तो यानी कि ये तीनों के तीनों चीज़, जो तीनों के तीनों बॉन्ड्स हैं, इसकी जगह आ जाएगा आपका लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? फ्लोरीन। ठीक है, तो शेप क्या हो गई? अब अगेन शेप को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें लोन पेयर्स को छुपाना पड़ता है। अब बताओ मुझे कैसा दिख रहा है? लीनियर स्ट्रक्चर। तो यानी कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट द शेप इज लीनियर। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, तो शेप क्यों हो गई? लीनियर हो गई, क्योंकि शेप के लिए हमें सिर्फ क्या देखने पड़ते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखते हैं, हम लोन पेयर्स को नहीं देखते। सो सी हाउ सिंपल इट इज। तो कहीं बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर द लोन पेयर्स शुड बी प्लेस्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ZeF2। तो सिंपल आंसर है एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। व्हाई क्वेश्चन आएगा? व्हाई? बिकॉज एट द इक्वेटोरियल पोजीशन द लोन पेयर्स दे विल एक्सपीरियंस द मिनिमम रिपल्शन। बहुत सिंपल है, तो हमेशा क्या याद रखना है? द लोन पेयर्स विल ऑलवेज बी प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल पोजीशंस, because at the equatorial position the bond angle is more and the repulsion is lesser, which makes the molecule more stable. Geometry will be equal to the shape only when all the electron pairs will be in the bonding situation. The geometry will not be equal to shape if even one lone pair is present in the molecule. ठीक है, और ये वाला एग्जाम्पल याद रखना है। एंड Z gives us the value of both the lone pair and the bond pair. एंड ज्योमेट्री किससे दिखाई देखते हैं? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। शेप किससे देखते हैं? सिर्फ बॉन्ड पेयर से। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चंस। अभी और भी एग्जाम्पल बचे हैं, बट दिस वीडियो इज बिकमिंग लार्जर, सो वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियोस।